हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 910। और यहां पर मैं दोबारा आपके सामने एक और SST की अपनी श्रृंखला में एक और वीडियो को लेकर आ गया हूं। जो अभी तक हम लोग 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सिविक्स का, जिसका नाम है संघवाद। इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो लगभग में आ चुके हैं। अब इससे पहले भी एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है सिविक्स का। जिसने नहीं देखा है जाइए, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके उसमें देख सकते हो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, कुछ अच्छी ज्ञान की चीजें भी शेयर करनी चाहिए। यहाँ तक जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, कुछ बेसिक चीजों को हमने समझा था कि संघवाद होता क्या है और संघवाद में कौन कौन से देश संघीय व्यवस्था वाले फेडरल कंट्री कहलाते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। और संघीय व्यवस्था वाले देश, बहुत सारे संघीय व्यवस्था वाले देश भी हैं, फेडरल कंट्री भी हैं, बहुत सारे एकात्मक व्यवस्था वाले देश भी हैं। हम पहचानेंगे कैसे कौन संघीय व्यवस्था वाला देश है, कौन एकात्मक व्यवस्था वाला देश है? इसके लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें अच्छे से क्लियर किया है। और मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम लोग SST को पढ़ने के लिए आए हैं, यानी सोशल स्टडी, यानी सामाजिक अध्ययन को। सामाजिक अध्ययन में चीजें सॉल्व नहीं करना होता है, हमें नोट्स उतना नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है। हमें चीजों को समझना पड़ता है कि हमारे आसपास घट रही घटनाओं का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए चलना है यहाँ पर। तो यानी कि अगर इधर बात दीजिएगा, मैं आपको नोट्स कॉपी पे लिखवाऊं या वो सारी चीजें आपके सीधी माइंड में लिखवाऊं, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आप सही तरीके से बड़े ध्यान से सारी की सारी वीडियो को देखो। अभी तो चलो ऑफलाइन में तो एक प्रॉब्लम रहता है, एक बार टीचर पढ़ा के चले गए, नेक्स्ट में आपको पता नहीं चलता। आप इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार। अगर मैंने जो कुछ बात बोला आपको नहीं समझा, बार बार मुझे पीछे कर दो, मास्टर को पीछे कर दो, दोबारा बोलो। नहीं, हम ऑनलाइन में आपके जैसा आप बोलोगे, जितनी बार बोलोगे उतना हमें बोलना पड़ता है ऑनलाइन में। तो आपके लिए तो बहुत बेहतर है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से आपको करना चाहिए, ताकि आप उसी वीडियो को 4 बार 5 बार 7 बार अगर आप देखोगे तो आप उस कोई सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी रहेगा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जब एक बार वो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर आपकी समझदारी भी बढ़ जाती है, आप उसको बहुत अच्छे से डील भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है संघवाद, और मैंने आपको बताया था संघवाद या फेडरलिज्म उसे कहते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार काम करती है। जहां से 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार काम करती है। क्या भारत में संघवाद काम करता है? आप बोलोगे हाँ काम करता है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा, हमने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक स्तर की गवर्नमेंट काम करे, 2 या मोर देन 2 लेवल की सरकार काम कर रही हो। और यहाँ भारत में तो काम करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। और यहाँ तक कि 1992 में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी इस चीज को लिख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा लिखते हुए चलूंगा तो आपके लिए सही रहेगा। 1992 में 73rd और 74th, थोड़ा इसे मैं दोबारा बड़ा करें ताकि आपको ध्यान भी दे, क्योंकि कई सारे बच्चे को मोतियाबिंद भी हो रखता है, उन्हें ध्यान दिखाई नहीं देता। तो यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। इसके माध्यम से पंचायत को, किसको? पंचायत को, इसके माध्यम से नगर निगम को, किसको? नगर निगम को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि अब ये लीगली सही तरीके से काम करने लग गई हैं भारत के अंदर। इनके लिए स्पेसिफिक अलग से एक आर्टिकल्स भी इनको दे दिया गया। ध्यान देना, आर्टिकल्स देना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इनको संविधान में एक जगह दे दी गई है। जब इनको संविधान में जगह मिल जाएगा तो इनको अपने आप ही पावर भी मिल जाएगा। पहले के समय में इनका इलेक्शन का कोई ड्यूरेशन है ही नहीं। पता चला कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ा, 20-20 साल तक बैठ रखा है, क्योंकि इनके पास कोई पावर है ही नहीं। क्यों नहीं है पावर? क्योंकि संविधान में इनके लिए कहीं चर्चा ही नहीं किया गया। बट अब सही तरीके से सारी चीजें चल रही। तो ये कैसे आता है, कैसे चलता है, वहां तक पहुंचने के लिए हम थोड़ा पहले वाली चीजों को मैं रिवाइज करते हुए आपको आगे समझाता हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने एक समझने का प्रयास किया था। एक बहुत पहले समय में बहुत सारे लोग बोला करते थे कि भाई पावर को हमें कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। अगर हमने पावर को बांटा तो डिसीजन लेने में देखिए देरी होने लगेगी। भाई अगर मेरे को अकेले पावर लेने का अधिकार है तो मैं कोई सा भी डिसीजन बहुत फास्ट में ले लूंगा, कोई भी चीजें बहुत फास्ट में बदल दूंगा। मुझे नहीं पूछना ना किसी को
मैं ऑफलाइन सेंटर्स पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं अगर मेरा मन करा आज मैंने 5 बजे पढ़ाया, कल मैं बोलूँगा चलो 10 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट वहीं पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, अन्य टीचरों से बात करना पड़ेगा, बच्चों से भी पूछना पड़ेगा क्या उनकी उस समय कोई दूसरी क्लास होती है कि नहीं होती, तब मुझे डिसीजन लेने में देरी आएगी। वैसे ही पहले माना जाता था कि पावर अगर किसी एक व्यक्ति के पास में रहेगा, किसी एक हाथ में रहेगा, तो डिसीजन लेने में देरी नहीं आएगी, बहुत फास्ट में आप डिसीजन ले सकते हो। बट डिसीजन तो फास्ट में ले लोगे, बट हमेशा जो फास्ट में डिसीजन लिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां गलतियां रहती हैं। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया है, दूसरी जगह 5 व्यक्ति ने डिसीजन लिया है, ये वाला डिसीजन ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 5 अलग अलग लोगों का दिमाग लगा है, ये केवल एक डायमेंशन से सोच रहे हैं और ये 5 अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं ना। इन्होंने शायद नहीं ध्यान दिया तो इन्होंने ध्यान दिया होगा, इन्होंने ध्यान नहीं तो इन्होंने, किसी ने तो ध्यान दिया होगा। इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसीलिए आगे चल के हमने कहा कि भाई पावर को हम लोग बांट देते हैं और पावर को बांटना शुरू किया गया। और पावर को बांटने के 2-3 तरीके रहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पावर को बांटा जाता है, एक वर्टिकली पावर को बांटा जाता है। यानी कि एक 36 तरीके से बांटा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और वर्टिकली में बांटा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। और लोकल गवर्नमेंट में भारत में एक स्पेशली भारत में काम कर रहा है, जो कि बहुत सफल तो मान के चलते हैं, सफल भी हुआ है काफी हद तक। कई जगह पे इसका मेन रोल देखा भी गया है और कुछ कुछ जगह पे इसमें अभी भी सच में कुछ कमियां हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। बट हम पहले समझेंगे नहीं क्यों लाया गया, काम क्या करता है, तभी तो हम कमियों के बारे में भी जान पाएंगे। पहले इतनी चीजों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी देश में कि फेडरल व्यवस्था वाली कंट्री है कि नहीं, संघीय व्यवस्था वाला देश है कि नहीं। सबसे पहला मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक स्तर की गवर्नमेंट काम कर रही हो। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बार बार इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सही से आपके लिए आता भी नहीं है। मैं आपको अच्छा खासा अपने हाथों से, आपके सुनहरे हाथ लिखते हुए सुनहरे अक्षरों में आपके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ना यहाँ पे सच में मैं बार बार आपको ये चीज बताएं कि हमारे सामने कोई भी नहीं रहता है, कैमरा है। कैमरा में पढ़ाते समय मोटिवेशन भी नहीं आता है, इसलिए जब आप अच्छा कमेंट करोगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, अप्रिशिएट करोगे तो हमें टीचर बहुत नेक्स्ट टाइम अपने 2 गुना जोश के साथ में आके पढ़ाने का प्रयास करता है। किसी भी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबको अच्छा लगता है अगर उनके वर्ग को आप सही तरीके से बताने का प्रयास करते हो, जाहिर करते हो कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया ये हमें बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलतियां भी थी, कि किसी भी प्रकार की गलतियां, तो इंसान तो अपनी धीरे धीरे कर करके ही सीखता है ना। तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं आपके कमेंट्स का। धन्यवाद। यहाँ तक तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने वही बताया कि पहला तो हमने देखा था कि जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार काम कर रही हो, पहला। और दूसरी मैंने आपको बताया कि भाई दोनों के दोनों एक ही नागरिक पर काम करती है। भाई एक ही नागरिक पर काम कर रही है, कौन? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी एक ही व्यक्ति पे काम कर रही है, एक ही व्यक्ति पे काम कर रही है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, अपने क्लास का एग्जांपल लिया था कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आपको एसएसटी टीचर भी पढ़ाते हैं, आपको मैथ वाले टीचर भी पढ़ाते हैं, आपको साइंस वाले टीचर भी पढ़ाते हैं, ऐसे करके 6-7 टीचर आपको पढ़ाते हैं। बट सबका अपना अपना दायरा अलग अलग है ना। मैथ वाले सर मैं अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं, साइंस वाले अलग पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाली मैम तो अच्छा सा पढ़ाती ही होंगी आपको, इंग्लिश वाले अच्छे होते हैं, बाकी साइंस वाले एसएसटी वाले बेकार होते हैं बस। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा यहाँ पर कि ये सारी चीजें। तो वैसे ही यहाँ पर लगभग में क्या है कि एक नागरिक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। और इसके साथ साथ इसी कारण से सेंट्रल और स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में हम क्या करते हैं, पावर का, शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। किन विषय पर? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ऑफ कानून बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार है, लॉ बनाने का अधिकार है। किस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार, वो सारी चीजें हम पहले ही डिसाइड कर देते हैं। मैंने बोल दिया, डिसाइड कर दिया कि भाई ये तुम्हारा कानून बनाने का अधिकार है, इतने में तुम्हारा कानून बनाने का अधिकार है। फिर आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट बोले हम तो नहीं मानेंगे उसके लिए, तब क्या होगा? इसीलिए सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में रखी जाती हैं। इसका मतलब है कि संघीय व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान होगा, एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वो सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, एक बहुत बड़ा विधिक दस्तावेज है वो, यानी लिखित दस्तावेज भी होना चाहिए, एक संविधान भी होगा। अब संविधान तो हो गया, आपने लिख भी दिया, बट आगे चल के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब बोले हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर है।
हमारे पास पुलिस तो नहीं, इनके पास आर्मी भी है, सारी चीज हमारे पास है। इसी कारण से इन दोनों में विवाद न हो, इसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। एक फ्री एंड फेयर, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर काम करे, यानी कि ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ, जो सच्चाई है उसकी तरफ देखकर काम करे। वो बताने का काम करेगा कि क्या सच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन विषयों पे कानून बना रहा है, जिस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्या सच में उनके दायरे में आता भी है, या वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अंदर दुरुपयोग करें, इंटरफेयर करें बेमतलब का। ये सारी चीजें आपकी जुडिशरी करती है। अगर जुडिशरी पर दबाव आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, तो क्या जुडिशरी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वतंत्र होकर डिसीजन ले पाएगी? नहीं ले पाएंगे, उनको इनके दबाव में रहना पड़ेगा। इसी कारण से अभी आपने शायद अभी 10th क्लास में आप नहीं पढ़ोगे, हम इसी में कोलिजियम का सिस्टम पढ़ते हैं। कोलिजियम यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारे बाद नेक्स्ट जज कौन बनेगा। उनके ऊपर ना तो एग्जीक्यूटिव ना तो आपके लेजिस्लेचर यानी न विधायिका न कार्यपालिका का दबाव नहीं रहता। हमारी सरकार जो अभी 2014 में बनी थी, ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, उन्होंने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का प्रयास किया। कहने कि अब सरकार बताएगी कि कैसे बनेंगे हमारे वो क्या कहते हैं CJI। उन्होंने यहाँ पर भी बदलाव करने का प्रयास किया, पर उनकी चल ना पाई कि यहाँ तक चलिए। उसके बाद मैंने बताया कि भाई इन दोनों के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर दिक्कत हो सकता है, पैसों को लेकर। इसीलिए हम लोगों ने एक फाइनेंस कमीशन बना रखा है, इनमें पैसों का बंटवारा कर देते। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले भाई ये भारत में कैसे काम करता है। जब हम भारत में कैसे काम करता है इसकी जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत आजादी के समय से कैसी कंडीशन थी। तो सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि जब भारत आजाद होता है उस समय, पहले आजादी से पहले तक दो तरीके के भारत थे। सॉरी दो नहीं, पहले तो हम एक ही की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत आजाद होता है तो आजाद होने के बाद दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान बनता है, एक तरफ भारत बनता है। और शुरुआत में दो पाकिस्तान हुआ करते थे, और उन दोनों पाकिस्तान का नाम क्या था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज बताइएगा, ताकि आपको पता, मुझे पता चले कि आपको पता है कि नहीं पता है ना। अगर जिसने का अच्छा आंसर रहेगा उस पर मैं थम्स अप भी करूंगा, उसको और भी चीजें मैं बताऊंगा भी वहां पर। ओके, और दूसरी बात क्या है कि आज जो दोनों पाकिस्तान में, उन दोनों पाकिस्तान को आज किन किन नामों से जाना जाता है ये भी बता दीजिएगा, तो और भी बेहतर रहेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स पक्का मैं चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो वही मैंने आपको बताया कि भारत की बात करें, भारत आजाद हो जाता है। आजादी के बाद भारत दो अलग अलग भागों में बैठ जाते हैं, एक पाकिस्तान एक भारत में। और उसी समय 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, यानी रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों को लिए भी देखना था कैसे वो काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने उनके सामने 3 अलग अलग ऑप्शन रख दिए कि भाई तुम्हें पाकिस्तान में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल हो, तुम्हें भारत में शामिल होना, भारत में शामिल हो, अगर तुम्हें फ्री रहना, स्वतंत्र रहना, तुम स्वतंत्र रह लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंग्रेजों ने तो एकदम खुली छूट दे दी, बट भारत के लिए तो दिक्कत था ना। अगर पाकिस्तान में जाए तो दिक्कत, अगर फ्री एंड फेयर तरीके से रहे, स्वतंत्र है अपना, फिर भी दिक्कत हमारे लिए, क्योंकि बीचों बीच में भारत दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता। भारत में कई जगह बीच बीच में टुकड़े खंड हो जाते पूरे के पूरे, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर। आप समझने का प्रयास करना। ये हमारा भारत था, ये हैदराबाद कहता भैया ये हमारा इलाका है, ये हैदराबाद बन जाएगी। भारत का अंग रहता ही नहीं। जूनागढ़, भोपाल, त्रावणकोर, इस तरीके से अलग अलग है। राजस्थान के कई सारे अलग अलग जो वहां पे राजे थे वो अलग हो जाते, राजपूत शासक। हमें भारत में रहना ही नहीं है। और मानवीय उन्होंने तो अलग होने की कल्पना भी कर ली थी, बट फिर भी नो डाउट आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बहुत बेहतर तरीके से निभा लिया। और आज बेहतर तरीके से आज हम लोग जो चैन की जिंदगी जी रहे हैं बेहतर तरीके से, वो उन्हीं के कारण हो पाया है। अब इतना सब कुछ हो गया, अब संविधान भी बन ही रहा है, क्योंकि आपका संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में, बनकर तैयार होता है 1949 में। आजाद हम 1946 में हो गए। संविधान बना तो इसी दौरान हम लोगों ने संविधान में एक चीजें कर दी, यानी कि शक्तियों को बंटवारा हमने कर दिया। शक्तियों को बंटवारे में मैंने आपको बताया है पहले भी कि 7वीं अनुसूची ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7th शेड्यूल, ध्यान देना, शेड्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची, इसमें क्या किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया, सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर किस पे कानून बनाएंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर कानून बनाएगी उसके लिए एक लिस्ट बना दिया गया है जिसको नाम दिया जाएगा सेंट्रल लिस्ट बोला जाएगा, जिससे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र सूची। क्या बोलेंगे हम इसे, केंद्र सूची, यानी सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, यानी कि आपका राज्य सूची का विषय बोलते हैं। और इसमें यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। केंद्र का सरकार भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, बट दिक्कत यह है कि अगर किसी भी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो उसके बाद किसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो उस दौरान में दोबारा मैं रिपीट करूं इस चीज को, किसी भी ऐसे विषय पर अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है तो राज्य उस पर कानून बनाएगा, तो राज्य नहीं बना सकता है। या किसी राज्य ने पहले कानून बना रखा है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, तो राज्य का कानून अपने आप ही खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है, नहीं पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमें समझ में आया। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और लिस्ट रहता है जिसे हम लोग रेजिडुअल लिस्ट कहते हैं। ध्यान से नाम बता दे रहा हूँ, सेंट्रल लिस्ट जिसे हिंदी में केंद्र सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट जिसे हिंदी में राज्य सूची कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे सेंट्रल स्टेट दोनों बनाते, इसे हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं समवर्ती सूची, और इंग्लिश में जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ओके, और इधर क्या आ जाएगा आपका रेजिडुअल लिस्ट। रेजिडुअल लिस्ट जिसे हिंदी में हम लोग अवशिष्ट सूची कहते हैं। आप समझो संविधान बनाने वाले कितने ज्यादा समझदार थे भाई। उन्होंने कहा यार अभी संविधान बना रहे हैं, आगे चल के भविष्य में भी तो कई सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसका हमने इन सब में मेंशन, ध्यान है हर चीज में कुछ ना कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। जैसे इसमें कुछ 54 विषय के आसपास में आते हैं, इसमें 100 विषय के आसपास में आते हैं कि क्या क्या चीजें बनाया जाएगा। इसमें 66 जो भी ऊपर नीचे होता रहता है ये, तो इसीलिए अवशिष्ट सूची में बता दिया एक ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर भविष्य में आएगा वो अपने आप ही अवशिष्ट सूची में, लिख देता हूं मैं आपको अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची यानी रेजिडुअल लिस्ट में अपने आप ही शामिल हो जाएगा। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, नो डाउट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अब हम एक बात कर लेते हैं इन सब विषय में कौन कौन क्या क्या कानून बनाता है। सबसे पहले जब हम सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं उसमें बड़े बड़े विषय आते हैं, जैसे आपके विदेशी मामले हो गए, एक्सटर्नल मामले हो गए, और इसके साथ साथ आपकी देश की सुरक्षा का मामला हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आपकी सैनिक वगैरह, आर्मी वगैरह हो गई, इसमें आएगा पूरा। इस वाले दूसरे वाले में आपका एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस व्यवस्था हो गई, ये सारी चीजें किस में आएगा, आपका स्टेट में आएगा। और समवर्ती सूची में इसमें आएगा आपका शिक्षा आएगा, क्या शिक्षा आएगा, एजुकेशन आएगा। इसके अंदर एजुकेशन एग्रीकल्चर भी इसी में आ जाता है। और गोद लेना हो गया। अब ध्यान, गोद लेना की जब मैंने बात किया ना, तो गोद लेने का मतलब है किसी बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं। अब मत कहना कि भैया हमने उनको गोद लिया था, वो कौन सी लिस्ट में आएगा, वो गोद लेना की बात नहीं कर रहे हैं, अडॉप्ट कर, चाइल्ड को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और अवशिष्ट सूची में जितनी भी नई चीजें आ रही, नई चीजें जैसे साइबर सिक्योरिटी का मामला हो गया, इसरो हो गया, पहले नहीं था ना, काम नहीं करते थे सारी चीजें, अंतरिक्ष वगैरह जैसी चीजें आने लगी हैं, वो सारी चीजें आपकी अवशिष्ट सूची में आती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए यहाँ पर हम इन चीजों को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में शायद 2 टॉपिक केवल बचा हुआ है, उन 2 टॉपिक में आपका ये पूरा चैप्टर खल्लास खत्म हो जाएगा। बट थोड़ा हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको इन वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। आपको जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा जोश के साथ में आपके लिए अच्छी खासी वीडियो और बनाएंगे, और भी कई काफ़ी तक सुधार करेंगे। वीडियो की क्वालिटी में भी दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि अभी सभी लगभग में टीचर इतने कैमरे के सामने उतने ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगा। ओके, आपकी तरफ से जो बन पड़ता है आपको करिए, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है क्या क्या आपको करना है और हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पता है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।